छत्तीसगढ़ राउंड अप आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले चेतावनी की। चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से मिली है। रायपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, राजधानी से रेड अलर्ट जारी किया गया है एक बार फिर से। और यह रेड अलर्ट जो है छत्तीसगढ़ के 3 संभागों के लिए जारी किया गया। पहले इनके लिए रेड अलर्ट नहीं था, लेकिन इस बार कौन से 3 संभाग है? रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग, जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बस्तर संभाग में लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है, यानी बस्तर में तो पहले ही अलर्ट था, रेड कैटेगरी का ये अलर्ट बस्तर में था और उसका नतीजा हम देख रहे हैं कि लगातार बारिश हो रही है। लेकिन इसके साथ ही अब रेड अलर्ट जारी किया गया है रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग। और ये केवल जिलों के लिए नहीं, पूरे संभाग के लिए ये रेड कैटेगरी का अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर पर अगर बिलासपुर और रायपुर की अगर अभी तक बात की जाए तो यहां पर वैसी बारिश हुई नहीं है जैसी होनी चाहिए थी, जिसकी दरकार थी। तो ऐसे में लोगों के लिए, ये किसानों के लिए तो ये कह सकते हैं कि एक आखिरी उम्मीद जो बची थी वो पूरी होती शायद नजर आ रही है। युगल हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। युगल, रेड कैटेगरी का अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से और ये जिले जो संभाग हैं ये रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग हैं, जहां पर बारिश अभी तक जो होनी चाहिए थी उसमें कमी देखी जा रही थी। किसानों के चेहरे पर एक मायूसी छाई हुई थी, उनके लिए खुशी की लहर। लेकिन रेड कैटेगरी का अलर्ट आफत का अलर्ट होता है। जी पुनीत, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में अभी जमकर बारिश हो रही है, बीते 2 दिनों से जिस तरह से बारिश हो रही है, पूरा बस्तर संभाग है वो पूरी तरह से तरबतर हो चुका है और भारी बारिश, भारी से अति भारी है वो दर्ज की गई है। उड़ीसा से जो जगदलपुर से उड़ीसा जाने का मार्ग है बस्तर से, वो पूरी तरह से कटा हुआ है। कई तरह से नदी नाले जो हैं वो उफान पर है, आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। और इसी बीच मौसम विभाग ने फिर से रेड अलर्ट जारी किया है और रेड अलर्ट है 3 संभागों के लिए जारी किया है। राजधानी रायपुर के जो रायपुर जिले हैं उसके लिए, दुर्ग संभाग और बिलासपुर संभाग, ये तीनों जो संभाग के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। और बीते 24 घंटे छत्तीसगढ़ के में कई स्थानों पर भारी बारिश हो रही है। राजधानी रायपुर भी इससे अछूता नहीं है। अब तक जो राजधानी रायपुर में लगातार बारिश हो रही है, अभी भी जमकर बारिश हो रही है। ये कहा जा सकता है कि जब बारिश होती है इस तरह से तो निचली बस्तियों में पानी घुस आता है और इससे जो आम लोग हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यही दूसरी सबसे बड़ी बात यह है पुनीत की छत्तीसगढ़ के जो सरगुजा संभाग है वहां अभी भी अकाल की स्थिति है। बहुत से ऐसे तहसील है जहां पर बारिश नहीं हुई है, मौसम का इंतजार किसान कर रहे हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में मौसम का 2 तरह के जो चरित्र है वो देखने को मिल रहा है पुनीत। बिल्कुल 2 तरह का चरित्र देखने को मिल रहा है। रायपुर और बिलासपुर में भी मौसम विभाग ने जो बीते जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक उतनी बारिश जितनी की दरकार थी उतनी बारिश नहीं हुई है, ये मौसम विभाग ने भी बताया। हालांकि उन्होंने कहा कि औसत बारिश इसके पहले भी हो चुकी थी जो काफ़ी है, लेकिन अब जो बारिश हो रही है ये खुशहाली की बारिश इसे कह सकते हैं। हालांकि रेड कैटेगरी का चूंकि अलर्ट जारी किया गया है, निचली बस्तियों के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर संभाग में? जी देखिए पुनीत, जिस तरह से बारिश है, बारिश ने अपना ट्रेंड है वो बदल दिया है। बारिश हालांकि अभी पूरे ओवरऑल छत्तीसगढ़ में देखें तो 2% अधिक बारिश हुई है, लेकिन बहुत से ऐसे जिले हैं जहां अभी भी डेफिशिएंस है, कम बारिश दर्ज की गई है। और जिस तरह से 3 संभागों के लिए जो रेड अलर्ट जारी किया गया है उसे प्रशासन जो SDRF की टीम है उसे तैनात रहने को कहा है और पूरी तरह से SDRF की टीम है वो तैनाती मोड पर है। साथ ही साथ निगम है और जो नगरीय निकाय क्षेत्र है वहां पर भी अलर्ट जारी करते हुए कहा गया है कि अगर निचली बस्तियों में जिस तरह से पानी का जमाव होता है, जल जमाव की स्थिति आती है, तो ऐसे में पंप लगाकर उन्हें साफ किया जाए। पूरी तरह से अलर्ट मोड में सभी को रखा गया है। लेकिन पूरी सभी जानते हैं कि जब आफत से बारिश कहर बनकर टूटती है तो ये जो व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल नाकाफी साबित होती है। तो जिस तरह से अभी व्यवस्था दिखने को मिल रही है बस्तर संभाग में,
में अभी भी रायपुर के कुछ स्थानों पर जल भराव की स्थिति है और कमोबेश यही जो हाल है बिलासपुर दुर्ग है वहां पर भी देखने को मिल सकता है। और जिस तरह से मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है तो ऐसे में आम लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। पुनीत, आम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, संसाधनों को बढ़ाने की भी जरूरत है। पहले से अगर तैनाती हो जाए तो वो भी और बेहतर है। लोग तो सावधान रहे ही। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए युगल। और बारिश की अगर बात करें तो कांकेर में तो लगातार बारिश कल से ही जारी है, तेज बारिश जारी है। और यहां पर आलम यह कि दूध नदी का जलस्तर फिर काफी बढ़ चुका है और इस पर बने स्टॉप डैम के ऊपर पानी जाने से बहने की संभावना। बारिश और नदी का जलस्तर देखकर लोगों को बाढ़ का खतरा, डर दोनों सता रहा है। भंडारी पारा और मनकेसरी मार्ग के पास भी पानी पहुंच रहा है। लोग कह रहे हैं कि अगर इसी तरह से 6 घंटे बारिश तेज होती रही तो आने वाले वक्त में सड़क तक पानी भर आएगा और शहर में बारिश का पानी दाखिल भी हो सकता है। देखिए अभी पानी का वेग देखिए। अभी तक फिलहाल प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आया है, ना कोई पुलिस की टीम आई है। और अगर इसी तरह से बारिश होते रहते हैं तो स्टाफ डैम शहर के बीचों बीच जो बह रहा है उसमें भी थोड़ी सी बाकी है नीचे, उसमें भी बाढ़ आने की खतरा है। केसरी वालों का ही ज़्यादा कटाव हुआ है। इधर नदी किनारे आप देख रहे हैं पिचिंग विचिंग वगैरह नहीं बना है, इसलिए कटाव हमेशा बहुत सारे जमीन कट जाती है। बाईपास का जो डाइवर्सन रोड बनाया था वो भी बह चुका है। तो देखिए जमीनी स्थिति भी कि प्रशासन को कोई अमला पहुंचा नहीं है। 6 घंटे और बारिश होती रही तो खतरा हो सकता है, लेकिन फिर भी प्रशासन नहीं चेता है। यहां पर कांकेर से खबर, राजनांदगांव में 2 घंटे की बारिश ने जिला अस्पताल की पोल खोल दी। और ये समझिए कि इंतजामों का जो दम भरते हैं उनकी स्थिति क्या है। सड़कों पर पानी भर जाता है, ठीक है, समझ में आता है, पानी वहां से हट भी जाएगा, लेकिन अस्पताल में अगर ये हालात हो जाएं तो फिर तो जिम्मेदारों से सवाल पूछना भी बनता है। देखिए जिला अस्पताल के भीतर की ये तस्वीर है। पूरा अस्पताल पानी पानी हो गया। अस्पताल में पानी भरने से मरीज परेशान होते रहे। वार्ड से लेकर ऑपरेशन थिएटर तक पानी ही पानी नजर आया। जिला अस्पताल के अंदर घुटनों तक पानी भरा हुआ था। मरीजों के साथ डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, सबकी परेशानी बढ़ी। नीचे वाले वार्ड के मरीजों को ऊपर के वार्ड में शिफ्ट करना पड़ा आनन फानन में। अस्पताल के अंदर की स्थिति क्या है, इसका जायजा हमारे सहयोगी राकेश यादव ने लिया। लगभग 2 घंटे की बारिश ने पूरे जिले को तरबतर कर दिया है। वहीं आप देख सकते हैं अभी हम खड़े हैं जिला अस्पताल में, जो पूरी तरीके से जिला अस्पताल जलमग्न हो गया है। साथ ही मरीजों की और स्टाफ की परेशानी बढ़ गई है। कमावेश हर बारिश में यही स्थिति यहाँ बनी रहती है। उसके बाद भी प्रबंधन के बड़े बड़े दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है और बड़े बड़े दावे कैसे झूठे साबित होते हैं ये आप देख सकते हैं। मेरे पीछे की स्थिति देख सकते हैं कि पूरे जिले अस्पताल में कितना पानी भरा हुआ है। हो रही बारिश ने मरीज के परिजनों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। आइए हम बात करते हैं मरीज के परिजनों से कि किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाल में हो रही अभी लगातार बारिश की वजह से जो मरीज नीचे में एडमिट थे उन्हें ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है और इसलिए बहुत दिक्कत हो रही है आने जाने में। सामने वाहन डूब रहे हैं और पानी की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। ये थे मरीज के परिजन जिन्होंने अपनी समस्या को बताया है और मेरे पीछे देख सकते हैं कि काफ़ी सारे लोग खड़े हुए हैं और ये अस्पताल का नज़ारा है। ऐसा लग रहा है कि हम कहीं सड़क पे खड़े हैं और पानी घुटनों तक है। राकेश यादव, न्यूज़ 18 राजनांदगांव। और खबर जांजगीर चांपा से है, जहां पर पामगढ़ क्षेत्र के बारगांव में नहर टूटने की वजह से किसानों के खेतों में कई फीट तक पानी भर गया है। पानी भर जाने की वजह से फसलें डूब गई। नहर का पानी खेतों से गांव में पहुंच गया और कई ग्रामीणों के घरों में भी घुटनों से ज्यादा पानी भर गया। किसानों ने जल संसाधन विभाग के अफसरों पर लापरवाही के आरोप लगाए। इस हादसे में प्रभावित किसान और ग्रामीण होने वाले नुकसान की भरपाई सरकार से मांग रहे हैं कि उनका जो नुकसान कर दिया नहर टूटने की वजह से हो गया, उसकी भरपाई कौन करेगा, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। नहर टूटने की जानकारी जैसे ही मिली, तहसीलदार और राजस्व विभाग के अधिकारी, जल संसाधन विभाग के कर्मचारी गांव में पहुंचे। टूटी नहर की मरम्मत का काम शुरू हो चुका है। राजस्व विभाग के अधिकारी किसानों और ग्रामीणों को होने वाले नुकसान का अब सर्वे करने में भी जुटे।
इस वक्त हम मौजूद है जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ विधानसभा के ग्राम बार गांव में, जहां पर नहर विभाग की लापरवाही की वजह से जो है लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। आइए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोग जो है परेशान और हलाकान है। आइए हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो अंदर में जो सामान है वो काफ़ी इनके जो है भीग गए हैं। उसके साथ साथ जो है आइए हम आपको और घर के अंदर का नज़ारा दिखाते हैं कि किस तरीके से ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनके घरों में 2 से 2.5 फीट तक का पानी जो है भरा हुआ है। आप देख सकते हैं कि कैसे ये पूरे इनके बर्तन और जो बच्चे हैं वो कैसे ऊपर में बैठे हुए हैं। ये जो सोफा है ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा घर का जो नज़ारा है ये आप देखिए, ये है एक कमरा। ये उसके बाद आपको मैं दूसरे कमरे का भी नज़ारा दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो घर हैं उनके घर में जो है पूरी तरीके से पानी भरा हुआ। ये घर हालांकि बंद है लेकिन उसके बावजूद आइए आपको दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये घर में जो है पानी भरा हुआ है। क्या नाम है भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमरदीप है। ये घर क्या आपका घर है? हाँ, हमारा है। कितने बजे हादसा हुआ, कैसे किया? कि आप अपना सामान कुछ निकाल पाए थे कि पूरा सामान छोड़ के? सामान नहीं निकाल पाए थे। तकरीबन 5 बजे पानी पूरा लपालप पीछे से आने लगा। फिर हम लोग बच्चे लोग वगैरह और अम्मा सब लोग हम लोग बाहर निकल गए और सामान पूरा बिखरा हुआ था। तो आप लोग यहाँ कितने लोग रहते हैं यहाँ पर? अब यहाँ हम लोग 10-12 लोग रहते हैं। आप देख रहे हैं कि ये आप लोग का कैसे हुआ, क्या कुछ सामान आप लोग बचा पाए, कैसे हादसा? हमन माँ पानी ला देखे ना घर में घुसा तो हम कुछ निकाल नहीं पाए, लेकिन धान पूरा भीजा तरी से ना, तो धान भीज गए हैं लेकिन बाहर निकाले हैं धान चाउर भीज गए हैं। अब अपन बच्चे बाहर निकाले हैं तो हम कुछ नहीं निकाले, सब पूरा डूबे हुए हैं घर में। जो ग्रामीण हैं, जो किसान हैं, उनके लगभग 100 एकड़ के फसल भी पूरी तरीके से चौपट हो गए हैं। रोहित शुक्ला, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जांजगीर। तो बड़े पैमाने पर किसानों का यहां पर नुकसान हो गया, ग्रामीणों का नुकसान हो गया। कब इसकी भरपाई होगी पता भी नहीं। धमतरी में उफनती नदी में एक ट्रक गिर गया। ये ट्रक लोडेड ट्रक था और ये सिंदूर नदी में समा गया। धमतरी सिहावा के बीच ये सिंदूर नदी आती है। भारी बारिश के चलते उफान पर सिंदूर नदी चल रही है और इसके ऊपर से, इसके बीच से जो रपटा है, देख सकते हैं तस्वीरों में, इस पर से पानी गुजर रहा है और ये करीब बताया जाता है कि 2 फीट से ऊपर का पानी था। 2 से 2.5 फीट के आसपास पानी का बहाव इतना तेज था। ट्रक ड्राइवर इसको निकालने की कोशिश कर रहा था ट्रक को। इसी दौरान ये ट्रक जो है बह जाता है। गनीमत ये रही कि ट्रक में फंसे ड्राइवर को रेस्क्यू कर लिया गया, उसको बचा लिया गया। इधर कोरबा के दर्री में नशेड़ी युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा दिखा। जेल जाने से बचाने के लिए युवक का पानी की टंकी पर चढ़ गया और वहां से कूदने की धमकी देने लग गया। काफी देर तक युवक पानी की टंकी पर ही नौटंकी करता रहा। पुलिस के काफी समझाने बुझाने के बाद यह पानी की टंकी से नीचे आया। इसके बाद पुलिस ने इस युवक को हिरासत में लिया है। पानी टंकी पर नौटंकी का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इधर रायगढ़ में महज 15,000 रुपए के लिए निजी अस्पताल में शव को ही बंधक बना लिया गया। बीती रात का मामला है। मरीज को भर्ती कराया गया था। अस्पताल ने स्मार्ट कार्ड से पहले तो इलाज करने से मना ही कर दिया, जबकि ऐसा किया नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी स्मार्ट कार्ड से इलाज नहीं करेंगे, अस्पताल ने साफ कह दिया। इसके बाद मरीज के परिजनों ने जब पैसे जमा कराए तो देर रात इलाज के दौरान मरीज की मौत हो गई। मरीज की मौत की खबर परिजनों को सुबह मिली और शव को ले जाने के लिए 15,000 रुपए अस्पताल मांगने लग गया। मरीज के परिजनों ने पैसा जमा करने में असमर्थता जताई तो फिर अस्पताल ने शव को ही बंधक बना लिया। वहाँ एडमिट किया तो वो लोग मांग रहे थे कि 4-5 हज़ार रुपया दो, उसके बाद इलाज होगा। मैं 3,000 रुपया जमा कर दिया। फिर अब मतलब इलाज पानी चालू हो गया। अब वो लोग भर्ती किए थे तो अचानक ख़त्म हो गया मेरे पत्नी। तो अब डेड बॉडी को ले जाने के लिए 15,000 रुपया दो तब देंगे बोल रहा है। हाँ नहीं, अभी कुछ लोग आए थे जो बता रहे थे कि उनके यहाँ की जो महिला है कि उसकी सुबह डेथ हुई है। लगभग 12-15 हज़ार रुपये का वहाँ पे इनके पास नहीं था देने के लिए। तो मैंने बात किया प्रबंधक से वहाँ पे और वो देने को तैयार हैं और वो बोल भी रहे थे कि हम तैयार हैं साहब देने को। ये लोग कहाँ चले गए हैं हम संपर्क भी नहीं कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से लगता है वो उनसे जो प्रबंधक से तत्कालिक बात हुई होगी और उनको लगा होगा शायद नहीं हो पाएगा तो इधर आ गए थे बोलने के लिए। लेकिन
रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने पत्र लिखा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को यह पत्र लिखा गया है। यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों को लेकर यह पत्र लिखा गया है। यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों की पढ़ाई पूरे कराने के लिए जल्द कोई फैसला लिया जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से इस बात का आग्रह उन्होंने किया है। आपको बता दें कि हाल ही में यूक्रेन से लौटे छात्रों की ये लगातार मांग हो रही है। उन्होंने इसको लेकर सरकार से गुहार भी लगाई थी कि उनकी पढ़ाई और उनका साल खराब हो रहा है। ऐसे में सरकार को उनके लिए कोई फैसला लिया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के आपको बता दें कि 207 मेडिकल छात्र जो हैं उनकी पढ़ाई प्रभावित हुई है। मार्च में भी स्वास्थ्य मंत्रालय को लेकर एक पत्र लिखा गया था। इसी मुद्दे को लेकर रूस यूक्रेन के युद्ध के कारण प्रदेश के 207 मेडिकल छात्र अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर देश लौटे हैं। सूरजपुर का प्रतापपुर वन परिक्षेत्र हाथियों का अब रहवास क्षेत्र बन चुका है और ऐसे में हाथियों को रिहायशी इलाकों से दूर रखने के लिए वन विभाग एक नई पहल करने जा रहा है। अब प्रतापपुर वन परिक्षेत्र में 9 पदस्थ रेंजर जंगलों से सटे ग्रामीण और नगरीय इलाकों में हाई मास्ट लाइटिंग लगाने की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि हाथियों के पहुंचने वाले क्षेत्रों के ब्लाइंड स्पॉट्स में हाथियों को देखा जा सके और इसको देखकर सतर्क हुआ जा सके। बता दें कि बीते 2 दशकों से हाथियों को रिहायशी इलाके में आने से रोकने के लिए वन विभाग ने कई प्रयोग किए हैं, लेकिन अब तक कोई प्रयोग सफल नहीं हो पाया है। इधर जशपुर में पहाड़ी कोरवा आदिवासी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। दरअसल सरकार द्वारा कराई गई पहाड़ी कोरवा के सर्वे में काफी गलतियां हैं। सर्वे के दौरान गैर पहाड़ी कोरवा वर्ग का नाम भी लिस्ट में जोड़ दिया गया और जो पहाड़ी कोरवा है उनका नाम सूची में नहीं जुड़ा है। कई ऐसे लोग हैं और ऐसे में पहाड़ी कोरवाओं को उनके अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है। सरकार की योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। पहाड़ी कोरवा और बिरहोर विकास अभिकरण ने फिर से इनका सर्वे कराने की मांग सरकार से की है। हमारी मांग ये है कि 15-16 के आधार पर नियुक्ति न दी जाए, क्योंकि ये नियुक्ति केवल विशेष पिछड़ी जनजाति लोगों के लिए ही शासन के द्वारा स्वीकृत की गई है, जिसमें अन्य जातियों को भी लिया जा रहा है। या फिर हमारे विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए ये सुविधा दी गई है तो उन्हीं को ही लिया जाए, या फिर अगर उनको लिया जाता है तो हमें छोड़ करके उन्हीं को केवल विशेष पिछड़ी जनजाति मान करके शासन भर्ती कर दे। पहाड़ी कोरवा लोगों का सर्वे 2002 में हुआ था। उसके बाद TRI द्वारा 15-16 में भी सर्वे किया गया था। तो जो TRI द्वारा सर्वे सूची है विभाग उसी को मान्य कर रहा है और उसी के अनुसार भर्ती कार्रवाई। किसी भी इन लोगों का एक आरोप था कि कुछ लोग दिहाड़ी कोरवा लोग भी शामिल हो गए हैं। ऐसे करके जो पहाड़ी कोरवा संघ के अध्यक्ष हैं मनकुमार जी, उन्होंने लिखित में दिया था, तो उसका उनके पत्र को TRI भेजा गया है कि इस टाइप के है 2015। सुविधा और न ही कोई संसाधन, लेकिन सभी लोग खिलाड़ियों से मेडल की आस जरूर रखते हैं। रायपुर में भी बिना संसाधन के छत्तीसगढ़ की बेटियां रोप मलखंभ में अपनी प्रतिभा दिखा रही हैं। बरगद के पेड़ पर रस्सी बांधकर रोजाना ये बच्चियां अभ्यास करती हैं। सरस्वती नगर पालिका की बच्चियां पिछले 4 सालों से रोप मलखंभ में अपनी प्रतिभा दिखा रही हैं। स्टेट लेवल के मेडल भी हासिल कर चुकी हैं। सुविधाओं के अभाव में अपना बेहतर देने की कोशिश ये बेटियां कर रही हैं, मुस्कान के साथ। मोहताज नहीं होती, अगर जब हौसले हैं तो हौसले की अपनी उड़ान होती है। देखिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर रोप मलखम कर रहे हैं। किस तरह से संसाधनों की कमी के बावजूद भी यहाँ पर जो सरस्वती स्कूल के जो छात्रा हैं वो इस तरह से जो अपनी प्रतिभा को निखार रही हैं। हमारे बीच सीमा साहू जी उनके कोच हैं, वो मौजूद हैं, हम बात करेंगे। मैम बताएंगे कि अभाव है फिर भी बच्चे बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये हमारे यहाँ स्कूल में सुविधा साधन नहीं है मलखम का। ये मलखम बहुत प्राचीन गेम है। एक खड़ा मलखम होता है जो कि सागौन सरई के लकड़ी का बनता है और वो काफ़ी महंगा है, मगर उसको हम तुरंत अभी खरीद नहीं पा रहे हैं। और रोप मलखम ये है गर्ल्स के लिए और लटकता हुआ मलखम वो होता है बॉयज़ के लिए। कहाँ कहाँ इन लोगों ने प्रदर्शन किया? ये प्रदर्शन हमारा 3-4 साल हुआ है। ये अभी स्कूल कैलेंडर में ऐड हुआ है ये गेम। सबसे शुरू में तो मैं एक साधारण सी जो हमारी रस्सा कसी की रस्सी होती थी उससे मैं प्रैक्टिस कराती थी बच्चों को, और बस ये इसमें बांध के ही, ये झाड़ में ही बांध के मैं कराती थी। फिर टूर्नामेंट में जब मैं गई तब मुझे इस रोप के बारे में पता लगा। इसमें ऑलरेडी ग्रिप वगैरह बना रहता है। ये पर्टिकुलर मैच की ग्रिप है, ये मैच वाली रोप है और ये पर्टिकुलर वही रोप मलखम की ही रोप है। तो ये लोग कई वर्षों से अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं। अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और
अभी हम जस्ट अभी खेल के आए हैं मई में, ये वहाँ नारायणपुर में अबूझमाड़ नारायणपुर गए थे हमारे बच्चे, वहाँ 3rd प्लेस बच्चों को लगा है। स्कूल स्टेट में भी हमारा 3रा पोजीशन रहता है बॉयज़ गर्ल्स का। हमारे बीच और भी कोच हैं, क्या नाम है आपका? पुरिंदर कोसरिया, बालकों और लड़कियों दोनों का जो मुख्य कोच हूँ रायपुर में हेड, जो यहाँ 2018 से बच्चों को सिखाने का काम कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर साधनों के अभाव के कारण जो बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं उनको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से ज़्यादा बच्चे निकाल कर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों को भेज सके। जी देखिए, बिल्कुल बच्चे लोग हैं हमारे बीच और उन लोग भी हैं, बताएंगे, हम लोग बात करेंगे। बताएंगे बेटा, संसाधन नहीं है फिर भी आप लोग रोज अभ्यास करते हैं? हाँ, हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी हम लोग रोप से पेड़ में लटक के स्ट्रेचिंग खोलते हैं, रोप में बहुत सारा स्टेप करते हैं। फिर कुछ भी साधन नहीं, अगर हमारे पास साधन होगा तो हम लोग बहुत कुछ करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हमारे पास अच्छे से अगर साधन होना तो हम लोग अच्छे से मेहनत करके हम लोग भी कोशिश करेंगे कि हम लोग भी बेहतर खेल सके। हमारी जो मैडम है बहुत कुछ करती है हमारे लिए और जितना हो सके प्रयत्न करती है कि हमें अच्छे से सिखा सके। हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं और हमें सबसे ज़्यादा आगे बढ़ना है। तारीफ सभी बच्चों की करनी चाहिए और ख़ास करके उनके कोच की भी तारीफ करनी चाहिए कि संसाधन की कमी के बावजूद भी ये बच्चियां आज इस तरह से लगातार अभ्यास कर रही हैं और सिर्फ ना अभ्यास नहीं कर रही हैं बल्कि मेडल भी ये जो है स्टेट लेवल पर हासिल कर रही हैं। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18। बढ़ते आगे, मुंगेली में झमाझम बारिश हो रही है और जिले के लोरबी में भी भारी बारिश हुई है। इसकी वजह से किसानों को बड़ी राहत मिली है क्योंकि खेती के लिए किसानों को अभी और बारिश की दरकार भी है और जब बारिश हो रही है तो ये किसानों के लिए राहत की बारिश साबित हो रही है। बिहार में सत्ता परिवर्तन पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से बड़ा बयान आया है। उन्होंने बिहार के सियासी हालात पर बयान देते हुए कहा है कि एनडीए में गड़बड़ी चल रही है। पहले जो महाराष्ट्र में हुआ अब वो बिहार में हुआ। एनडीए के जाने के दिन अब नजदीक हैं, ये भी भूपेश बघेल कहते हुए नजर आए। रमन सिंह ने नीतीश कुमार पर पलटवार किया। रमन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार एक जगह टिकने वाले नहीं हैं। गड़बड़ी तो चल रही है, पहले महाराष्ट्र में हुआ, फिर उसके बाद अब बिहार में हुआ है, तो अब एनडीए के जाने के दिन। नीतीश जी की आदत है बहुत दिन एक जगह नहीं रह सकते और वो बहुत दिन हो गया था, शायद उनको लगता था कि कोई नए सिरे से राजनीति शुरू किया जाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सफर लगातार जारी।